जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशनल में। आज आप लोग का दोस्तों खान सर का जो पॉकेट जीके है उसी का हम क्लास 1 जो प्राचीन इतिहास कौन चैप्टर है, प्राचीन इतिहास। हम जितना भी ये बुक है मतलब ये चैप्टर पहला प्राचीन इतिहास, इतिहास को 3 खंड में, प्राचीन इतिहास में हिस्ट्री का क्लास हम 1 आई लिए हैं दोस्तों। एक क्लास में एक चैप्टर हम कंप्लीट कराने चाहते हैं। कम से कम प्राचीन इतिहास के 10 से 15 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार मेडिवल हिस्ट्री और साथ ही साथ हम दोस्तों बायोलॉजी और पॉलिटी का 2-2 क्लास डाल देंगे। इसका प्लेलिस्ट हम पॉकेट जीके वाई खान सर बना देंगे दोस्तों। देखिए वीडियो शुरू करते हैं। यही बुक है दोस्तों खान सर का जो पॉकेट जीके, वही बुक है। इस सेकेंड एडिशन है दोस्तों। जो बिहार खान सर को देखिए दोस्तों बिहार केसरी भी मिल चुके हैं। इस सेकेंड बुक है कौन पॉकेट जीके का सेकेंड बुक। इसका पीडीएफ चाहते हैं दोस्तों तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएगा। आप लोग को पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का नाम है गुलशन गुप्ता एजुकेशन। गुलशन गुप्ता एजुकेशन पर जुड़ जाएगा, आप लोग को फ्री पीडीएफ मिलेगा। ध्यान से देखिएगा वीडियो दोस्तों, आप लोग को एकदम बेसिक से बताएंगे, एकदम जरूर समझ में आएगा दोस्तों। इस बुक को पढ़ लीजिए। हर वनडे एग्जाम, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे एसएससी, हर एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा दोस्तों। पहला चैप्टर का नाम है प्राचीन इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत। पहले इसमें प्राचीन इतिहास के बारे में, स्रोत के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या स्रोत है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास में स्रोत हैं पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्री का विवरण। 3 स्रोत हैं दोस्तों। पहला था पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत, दूसरा है विदेशी यात्री विवरण। कौन कौन विदेशी आए था। पुरातात्विक स्रोत में 2 है, वो धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। अब देखिए पुरातात्विक साहित्य के बारे में हम अध्ययन करते हैं जिसमें हम अभिलेख के बारे में अध्ययन करते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है दोस्तों। अभिलेख में पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख हैं दोस्तों। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत जो पुरातात्विक स्रोत है, इसके अंतर्गत जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत हैं वो क्या है, अभिलेख हैं दोस्तों। जो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत जो आते हैं सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, अभिलेख हैं। अभिलेख पाषाण लेखाओं, स्तंभ, तम्र, पात्र, दीवार, मुद्राओं पर उत्खित तथा अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। अब दोस्तों अभिलेखों का अध्ययन कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं, एपिग्राफी कहा जाता है। एपिग्राफी कहा जाता है। मान लीजिए जिस हम यह चीज है स्तंभ है, स्तंभ में कुछ लिख देते हैं, उसे क्या बोला जाता है, अभिलेख कहा जाता है। जैसे दीवारों में, मुद्रा में कुछ लिखा हुआ था, उसे क्या बोला जाता है, अभिलेख कहा जाता है दोस्तों। अभिलेख कहा जाता है। बहुत सा देखते हैं कि पहाड़ वहाड़ पर, मान लीजिए पहाड़ है, कुछ पर हम इस पर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, अभिलेख हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभिलेख हो जाएगा। मान लीजिए का लिख देंगे, क्या हो जाएगा, अभिलेख हो जाएगा। तो पुस्तक मतलब कोई चीज पर लिखा होता है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन क्या, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, एपिग्राफी कहलाता है। एपिग्राफी कहलाता है, एपिग्राफी कहलाता है। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के, सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के 1400 ईसा पूर्व बोगाज कोई अभिलेख नामक स्थान से मिला है। इसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नतस्य देवताओं के नाम मिलता है दोस्तों। इसमें भगवान इंद्र, मित्र और वरुण नतस्य देवताओं को मिलता है। जबकि भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं। भारत में जबकि सबसे प्राचीन अभिलेख किसके हैं दोस्तों, अशोक के, जो 300 ईसा पूर्व के लगभग हैं दोस्तों। कौन, 300 ईसा पूर्व के लगभग हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा दोस्तों, अगला पॉइंट भारतीय पुरातात्विक विभाग का जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातात्विक जनक विभाग का जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अर्थात भारतवर्ष सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। पूछेगा भारतवर्ष सर्वप्रथम किस अभिलेख से मिलता है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। कहाँ से, तो हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। यवन राजदूत हेलियोडोरस का बेसनगर विदेशी में से गरुड़ स्तंभ का लेख प्राप्त है, जिसमें मध्य भारत में भागवत धर्म का विकसित हुआ है। भागवत धर्म का विकसित होने का प्रमाण मिला है। दुर्भक्ष शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सहगोर अभिलेख से मिलता है। सहगोर अभिलेख से मिलता है। एरन मध्य प्रदेश से प्रताप ब्रह भगवान के हुनराज तोरमान का लेख अंकित है, जो सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है दोस्तों। साक्ष्य सती प्रथा का पहला साक्ष्य मिलता है। डॉक्टर डी.आर. भंडाकर ने अभिलेखों का अध्ययन के आधार पर मौर्य शासक अशोक के इतिहास लिखा है। प्राचीन भारतीय राजाओं में प्रशंसा और रचित अभिलेख प्राचीन है दोस्तों। क्या प्राचीन है, महत्वपूर्ण अभिलेख। जिसे पहला है हाथी गुम्फा अभिलेख, जो कलिंग राज खारवेल का था दोस्तों। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राज
खारवेल का था, कलिंगराज खारवेल था। जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन जो सुदर्शन झील के बारे में जानकारी है, रुद्रदामन सुदर्शन झील के बारे में जानकारी है दोस्तों। नासिक अभिलेख, गौतम पुत्र सतकर्णी एवं सतवाहन के वंश की उपलब्धियां। प्रयाग स्तंभ अभिलेख, समुद्रगुप्त जिसमें दुग्गिज की जानकारी है दोस्तों। एहोल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय से संबंधित है, पुलकेशन द्वितीय से। छठा अभिलेख है दोस्तों मंदसौर अभिलेख, जो मालवा नरेश यौवन बर्मन जो रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मिलता है। ग्वालियर अभिलेख, जो गुर्जर प्रतिहार वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख, स्कंदगुप्त या हूण पर विजय का वर्णन मिलता है। देवपाड़ा अभिलेख, बंगाल शासक विजय सेन के बारे में जानकारी मिलता है। बसखेड़ा या मधुबाला अभिलेख, हर्षवर्धन की उपलब्धि की प्रकाश मिलती है। अगला पॉइंट हो जाएगा बाल घाट एवं कालरो अभिलेख, सतवाहन की उपलब्धियों को मिलते हैं। अयोध्या अभिलेख, शुंग की उपलब्धियों के बारे में मिलता है। बरहुत अभिलेख, शुंग नरेन शब्द खुद ही होने पर शुंगों द्वारा निर्मित दोस्तों। एर्निया अभिलेख, एर्निया अभिलेख जो है भानुगुप्त सती पलता का पहला लिखित अभिलेख है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि एर्निया अभिलेख किससे संबंधित है, तो भानुगुप्त जो सती पलता का पहला लिखित अभिलेख है दोस्तों। अगला पॉइंट सिक्के के बारे में। अब सिक्के के बारे में यहाँ से क्वेश्चन, सिक्का के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। सिक्का को अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। पुराने सिक्का तांबा, चांदी, सोना और शीशे के धातु बने थे दोस्तों, जबकि प्राचीन सिक्का को आहत सिक्का कहते थे। जबकि प्राचीन सिक्का को क्या सिक्का कहा जाता है, आहत सिक्का कहा जाता है, आहत सिक्का कहा जाता है। इसी के साहित्य में कर्षपन कहा जाता है, इसी के साहित्य में कर्षपन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कर्षपन कहा जाता है। सर्वप्रथम सिक्कों को यवन शासकों ने लिखने का कार्य किया था दोस्तों। सर्वप्रथम सिक्कों पर यवन शासकों ने लिखने का कार्य किया था। कनिष्क ने सिक्कों से उसका बौद्ध धर्म का अनुयायी होना प्रमाणित किया दोस्तों, होना प्रमाणित किया। इंडो यूनियन तथा इंडो थ्रीसियन शासकों ने इतिहास के प्रमुख स्रोत सिक्के हैं। आरंभिक सिक्का अधिकतर चांदी के होते थे, जबकि तांबे के सिक्का बहुत कम थे। यह सिक्का पंचमार्क सिक्का कहलाते थे, यह सिक्का पंचमार्क सिक्का कहलाते थे। अगला पॉइंट हो जाएगा रोमन सिक्का अरिकमेडु या पंडुचेरी के पास से प्राप्त हुए थे। उत्तर भारतीय मंदिरों की कला शैली नागर शैली कहलाता था। नागर शैली, उत्तर भारत के जो मंदिरों की जो कला शैली है, कौन सा, नागर शैली। पूछा कि उत्तर भारत के मंदिर कौन सी शैली में, नागर शैली में। और दक्षिण भारत के मंदिरों की शैली द्रविड़ शैली में, द्रविड़ शैली में। दास से दक्षिण, दास से द्रविड़, याद रखिएगा दोस्तों, दास से दक्षिण, दास से द्रविड़ शैली में। जबकि दक्षिण यान के वे मंदिर जिनमें नागर शैली या द्रविड़ शैली दोनों है, द्रविड़ और नागर दोनों मिल जाता है, उसे बैसर शैली बोला जाता है। कौन सा शैली, बैसर शैली बोला जाता है। जब दोनों मिल जाता है उसे बैसर शैली बोला जाता है। कुषाण काल, गुप्ततर काल में मूर्तियों निर्मित की गई है। जन साधारण धार्मिक अस्थियों मूर्तिकाल का ज्ञान मिलता है। बरहुत, बोधगया, सांची एवं अमरावती मूर्तिकाल में जन समान के जीवन की यथार्थ झांकी मिलती है। अजंता गुफा में उत्कलनीय माता और शिशु और मरण शसान राजकुमारी जैसी चित्रों का शाश्वत सर्वकालिक हैं, जिससे गुप्तकालीन कलात्मक एवं तत्कालीन जीवन की झलक मिलती है। अगला दोस्तों साहित्य स्रोत के बारे में हम जानकारी लेते हैं। इसके अंतर्गत वेद तथा उसमें संबंधित ग्रंथ, पुराण, महाकाव्य, स्मृति आदि हैं। मतलब इसके अंतर्गत क्या क्या है दोस्तों, पुराण है, महाकाव्य है, स्मृति आदि हैं। भारत में सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद हैं। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों ज्ञान होता है। क्या होता है, ज्ञान होता है। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ज्ञान होता है। श्रवण परंपरा से सुरक्षित होने के कारण इसे श्रुति कहा जाता है। वेदों का संकलन करना महर्षि कृष्ण देवयान वेद व्यास को माना जाता है। कुल 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब ऋग्वेद के बारे में अध्ययन करते हैं। ऋग्वेद, इसे ब्राह्मण साहित्य में
ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है दोस्तों। ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ में ऋग्वेद है। ऋग्वेद में ऋग का अर्थ होता है छंद या चरणों से मुक्त यंत्र। ऋचिकाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ही ऋग्वेद कहते हैं। मेरे ऋचिकाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ही ऋग्वेद कहते हैं। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,400 वर्ष ऋचाएं हैं। वेद के ऋचिकाओं को पढ़ने वालों को होत्र कहते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सवित्री को समर्पित ज्ञात्री मंत्र हैं। ज्ञात्री मंत्र कौन सा है दोस्तों? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। दोस्तों ये होता है सूर्य भगवान को जो इसे गायत्री मंत्र बोला जाता है। इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख, इसका 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। बाद में जोड़ा गया 10वां मंडल, जो पहली बार शूद्र का उल्लेख किया गया। पहली बार 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख किया गया, जिसे पुरुष सूक्त कहा जाता है, जिसके अनुसार 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। मतलब पहले दोस्तों 4 कैटेगरी में बांटा गया था। पहले ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, शूद्र को। ब्राह्मण जो पूजा पाठ करे तो ब्राह्मण कहलाते थे दोस्तों। क्षत्रिय जो मतलब किसी के रक्षा करते थे। क्षत्रिय जो वैश्य मतलब जो बिजनेस करते हैं उसे वैश्य बोला जाता है। शूद्र दोस्तों जो दूसरे के यहाँ नौकरी करता है उसे शूद्र बोला जाता है। जितना भी सरकारी नौकरी करने वाला है सब क्या होगा दोस्तों? शूद्र होगा, कि दूसरे के यहाँ नौकरी करना। आदि पुरुष ब्राह्मण के कर्मांश मतलब ब्राह्मण जो है कहाँ से है तो मुख से है, और जांग से है, जगह से है, चरण से है। मतलब मुख से कौन है? ब्राह्मण। भुजा से कौन है? क्षत्रिय। जांग से कौन है? वैश्य। और चरण से कौन है? शूद्र है। दोस्तों देखिए चरण मिलता, ब्रह्मा जी का जो चरण है उसी से शूद्र मिलता। देखिए कहाँ सौभाग्य है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 ऋचिकाओं की रचना की गई है। वामंतर में 3 पगों का आख्यान प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। यूनेस्को ने ऋग्वेद में 30 पांडुलिपियों को 2007 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया दोस्तों, 2007 में। अब यजुर्वेद की जानकारी लेते हैं। यजुर का अर्थ होता है यज्ञ दोस्तों, यज्ञ होता है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों को एवं विधि का विधानों का संकलन मिलता है। वैदिक मंत्रों का संग्रह यजुर्वेद में मिलता है। यह वैदिक अनुष्ठान से संबंधित है। यजुर्वेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित का उद्धर्व कहलाता है। एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों के शैली में मिलता है। यजुर्वेद कर्म कांड प्रधान है दोस्तों। यजुर्वेद कर्म कांड प्रधान। इसका 2 भाग कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद है। अब समवेद की हम जानकारी। सम का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान या संगीत दोस्तों। इसमें मुख्यतः यज्ञों का अवसरों पर गाए जाने वाला मंत्र का संकलन है। इसके मंत्रों को गाए जाने वाला उद्गत कहलाता है। इसी भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है दोस्तों, भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। समवेद में कुल 1875 ऋचाएं हैं, जिनमें 75 से अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से लिया गया है। गंधर्व वेद इसकी प्रमुख शाखाएं जैसे केमुथिया, जमुनिया और रानियन है दोस्तों। अथर्व नामक ऋषि इसके प्रथम भ्रष्ट हैं। इन्हीं के नाम पर ही अथर्ववेद कहा जाता है तथा इसके दूसरे दृष्ट रचयिता आगिरस ऋषि थे। इसी अथर्व वेद भी कहा जाता है। भैषज भी कहा जाता है। भैषज वेद भी कहा जाता है। इसी वेद में सर्वप्रथम सतीपलथा का उल्लेख मिलता है। अथर्व वेद में ही सतीपलथा का उल्लेख मिलता है दोस्तों। इसकी रचना अंत में हुआ है। इसमें कुल 20 कांड, 731 सूक्त और 59-87 मंत्र हैं। लगभग 1200 मंत्र ऋग्वेद से उदाहरित हैं दोस्तों। यह भौतिकवाद है। यह समान मनुष्य में विचार अंधविश्वास का विवरण मिलता है। इसमें जादू टोटका उल्लेख मिलता है। इसमें चिकित्सक पद्धति भी औषधि किया गया है। इसका उपवेद शिल्प वेद है।
इस वेदों को आर्य या अनार्य सभ्यता और संस्कृति के प्रभाव दिखाई देती है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं को राजा कहा जाता है। इसमें सभा और समिति के प्रजापति के 2 पुत्री को कहा जाता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद को प्रतिनिधि सूक्त कहा जाता है। 4 वेद हैं जिसमें एक उपवेद है दोस्तों। ऋग्वेद का उपवेद है यजुर्वेद, सामवेद का है अथर्ववेद, यजुर्वेद का है धनुर्वेद, अथर्ववेद का क्या है अर्थशास्त्र है दोस्तों, अर्थशास्त्र है। अगला है ब्राह्मण साहित्य है दोस्तों। अगला वीडियो आएगा 15 मिनट का हो गया, इसलिए वीडियो लंबा नहीं करते हैं। क्लास 2 अगला बार में आएगा। आप लोग का दिन शुभ हो।